What's up everyone? Welcome back to the channel guys. एनालिसिस हमने शुरू करा. चैप्टर नंबर 1 टिक, चैप्टर नंबर 2 थियरी है, एक ही दिन लगेगी, लास्ट पे कराऊंगा ऑलमोस्ट टिक. चैप्टर नंबर 3 टिक, चैप्टर नंबर 4 टिक. अब बचे दो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि हैं कैश फ्लो एंड रेशो. इनमें सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इनमें सबसे ज्यादा फोकस चाहिए. बस ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट. आप लोगों ने अगले 4 से 5 दिन मेरे साथ साथ पढ़ लिया तो समझो तुम्हें इन दोनों चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हारी अकाउंट्स तो खत्म हो ही रही है. जीएनजी सीरीज की तैयारी शुरू हो चुकी है, जल्दी आपके पास उसके बारे में भी जानकारी आएगी. बस 2-4 दिन और ये वाला पोर्शन निपटाते हैं. बीएसटी और इको ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अकाउंट्स भी खत्म, उसके बाद फिर मस्त तुम्हारे लिए एक चीज आ रही है. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. आज शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसको बढ़िया तरीके से इसका पोस्टमार्टम कर देंगे. लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं बच्चों हम लोग सीधा सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ. सर कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंपलसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है किसी भी कंपनी के लिए. मतलब किसी भी कंपनी के लिए ऑप्शनल नहीं है कि आपकी इच्छा है बनाना है बनाओ, नहीं बनाना नहीं बनाओ, ऐसा नहीं है. कैश फ्लो बनाना ही पड़ेगा. तो जब भी हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ मस्ट. जैसे बैलेंस शीट, जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L, जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वैसे ही कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है. तो कैश फ्लो होता क्या है बच्चों? नाम में ही इसका मतलब छुपा है. नाम क्या है? कैश का फ्लो दिखाने वाली स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है तो कोई अकाउंट तो नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है. और इस स्टेटमेंट में क्या पता चलने वाला है कि एक कंपनी को पूरे साल में कितना कैश आया या कितना कैश गया. इसका मतलब यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है इनफ्लो यानी कितना पैसा आया, एंड आउटफ्लो यानी कितना पैसा गया. किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. लो सर कैश तो समझे, ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? बच्चों बहुत सारी पेमेंट्स आप चेक से कर देते हो, बहुत सारी पेमेंट आप ड्राफ्ट से कर देते हो, है ना? तो ऐसी चीजें जो कैश के ही बराबर हैं, उनमें पैसा आना या पैसा जाना, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में. तो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम सिर्फ कैश का हिसाब रखने वाले हैं, या जो कैश ही है, जैसे बैंक से कोई पेमेंट कर दिया, चेक से कर दिया, ड्राफ्ट से कर दिया, इस तरीके की चीजें, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं. इसका मतलब उधार वाली ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगी. भाई उधार की तो बात ही नहीं है ना. ये किस चीज के लिए है? ये कैश का हिसाब रखने के लिए किताब बनाई गई है. तो ये जो बुक है ये किस चीज का हिसाब रखेगी? कैश का. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं. मैं आपको बहुत सारे नोट्स बनवाने वाला हूं, बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं कैश फ्लो में, तो बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ कर लेना. सबसे पहला नोट यही है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ऑफ कोर्स कैश आएगा, चेक आ जाएगा, ड्राफ्ट्स आ जाएंगे. ध्यान रखना बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट्स भी इसी का पार्ट होती है. करंट इन्वेस्टमेंट्स भी इसी का पार्ट होती हैं और करंट इन्वेस्टमेंट्स को कई बार मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से भी दिया गया होता है. मार्केटेबल सिक्योरिटीज. तो ध्यान रखना करंट इन्वेस्टमेंट्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स, कैश, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के पार्ट होते हैं. ठीक है, अब देखो बच्चों जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये सिखाता क्या है, ये क्या सिखा रहा है? एज्यूम करो बच्चों कि आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस है, इसका मतलब साल के शुरू में, ओपनिंग मतलब साल के शुरू में, जब आपने साल शुरू करा तो आपके पास कितने का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था? लेट सपोज 1 लाख रुपए का. सपोज कितने का? 1 लाख रुपए का. और साल के लास्ट में यानी क्लोजिंग में कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट्स कितने के हैं मेरे पास? 1,50,000 रुपए के, 1,50,000 रुपए के। इसका मतलब साल के शुरू से साल के लास्ट तक आते आते मेरे पास 50,000 रुपए का कैश आ गया। भाई सिंपल सी बात है, साल के शुरू में ₹1,00,000 का कैश था, साल के एंड होते होते 50,000 का और आ गया, तभी तो 1,50,000 हुआ होगा, है ना। लेकिन सर जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ 50 ही आया होगा। ये जो 50 का चेंज है, ये जो 50 का चेंज है प्लस 50,000, ये तो नेट वैल्यू है ना, ये तो नेट वैल्यू है ना। ऐसा हो सकता है कि 2,50,000 रुपए की चीजें आई हो और 2,00,000 रुपए की मैंने पेमेंट करी हो, तो नेट मेरे पास 50,000 ही आ रहा है ना। इसका मतलब शुरू से लेके लास्ट तक, साल के शुरू से लेके लास्ट तक बच्चों बीच में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुई होंगी। उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जो ट्रांजैक्शंस है ना बच्चों कि शुरू से लेके लास्ट तक, भाई मेरी जेब में साल के शुरू में 1,00,000 रुपए, लास्ट तक जाते आते 1,50,000 हो गए, 50 आए ना, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी। उन ट्रांजैक्शंस को 3 पार्ट में बांटना है कैश फ्लो में। कितने पार्ट में बांटना है? 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट है? सबसे पहले को बोलना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले को क्या बोलना है बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरे को बोलना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरे को बोलना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच्चों बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से जो पैसा आया गया, मैंने कोई माल खरीदा, पैसा चला गया, मैंने कोई माल बेचा, पैसा आ गया, डेटर से पैसा रिसीव हो गया, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। उसके अलावा बिजनेस को चलाने के लिए जो हमने छोटे मोटे एक्सपेंसेस करे, चाहे सेलिंग एक्सपेंसेस हो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो, मल्टीपल एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं, तो कई जगह पैसा चला जाता है ना, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो हम लोग सेल्स बोल दें, हम लोग सेल्स बोल दें, हम लोग परचेज बोल दें, हम लोग मल्टीपल बिजनेस एक्सपेंसेस की बात कर लें जो बिजनेस को चलाने के लिए करे जाते हैं, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट होते हैं बच्चों, राइट। उसके बाद इन्वेस्टिंग क्या है सर? बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ है। इन्वेस्ट हुआ है तो पैसा कहां पे इन्वेस्ट होता है? बेटा कोई भी आइटम रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सिर्फ नॉन करंट, ध्यान रखना, करंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंसिंग में क्या आएगा सर? फाइनेंसिंग में बच्चों या तो शेयर से रिलेटेड कोई आइटम, शेयर कैपिटल, या फिर लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड, या तो लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड कोई आइटम बच्चों। तो मेनली शेयर कैपिटल या नॉन करंट लाइबिलिटी बोल लो, इसको लॉन्ग टर्म ना लिख के मैं नॉन करंट लाइबिलिटी लिख देता हूं। नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी आइटम है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है ना, उनको 3 पार्ट्स में बांट देना। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? सबसे पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। अब सर पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तुमको और लिखवा रहा हूं। सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो 3 तरीके की होगी मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कौन सी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर कौन सी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं वो सब यहां पे आ जाती हैं, है ना। तो नेट प्रॉफिट बोल दो, वो इसका पार्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल दो,
वो इसका पार्ट है। नेट कैश जनरेटेड कितना हुआ ऑपरेशन से? सर कैश जनरेटेड का मतलब वही जितना इनकम आया, सेल्स वेल्स हुई, उसमें से माइनस करो खर्चे वगैरह, तो नेट कैश जनरेटेड आ जाएगा ना, वो इसका पार्ट है। अब इन्वेस्टिंग में मेनली दो ही चीजें थी। कौन कौन सी दो चीजें थी याद करो? या तो फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो फिक्स एसेट्स आपने अगर परचेज करे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आजकल फिक्स एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना, परचेज करा। या आपने परचेज करी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या आपने सेल करा फिक्स एसेट, आपने बेचा, या फिर आपने सेल करी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना। परचेज करा तो पैसा जाएगा, माइनस में लिखेंगे। बेचा तो पैसा आएगा, प्लस में लिखेंगे। यहां पे आपको माइनस प्लस देखना है बस, पैसा आया या पैसा गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मेरी कोई बिल्डिंग है, उस पे मुझे रेंट भी मिल सकता है, तो रेंट रिसीव्ड भी इसी का पार्ट है। उस पे मुझे डिविडेंड भी मिल सकता है, तो डिविडेंड रिसीव्ड भी इसी का पार्ट है। उस पे मुझे इंटरेस्ट भी मिल सकता है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी इसी का पार्ट है बच्चों। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गिनती की यही ट्रांजैक्शंस आती हैं और कुछ नहीं। मेजॉरिटी खत्म, पूरा फॉर्मेट तो मैं मस्त समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस यही होगा, क्योंकि देखो वो इनसे रिलेटेड है, फिक्स एसेट से और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से। इसी तरीके से फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा? पहले इन्वेस्टिंग समझ लो। इन्वेस्टिंग का मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट कहां कहां करूंगा? एसेट्स में या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में? अब एसेट्स में या तो फिक्स एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदा, या फिक्स एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचा, या मेरा इन्वेस्टमेंट से और कौन कौन सी इनकम हो सकती है? मुझे रेंट आ सकता है, डिविडेंड आ सकता है, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया हो तो डिविडेंड आ सकता है ना, किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट कराओ तो इंटरेस्ट आ सकता है ना। तो तुमको पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट में आती है ना। फाइनेंसिंग में क्या है? फाइनेंसिंग में मैंने आपको दो चीजें बताई, क्या क्या? या तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड। सर ये क्या हो सकता है? जैसे आपने इशू करे इक्विटी शेयर, भाई नए शेयर इशू करोगे तो पैसा आ जाएगा, कंपनी को पैसा चाहिए तो शेयर इशू करने पड़ेंगे। या इशू करे प्रेफरेंस शेयर, पैसा आ जाएगा। शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। या फिर आपने इशू करे डिबेंचर, पैसा आ जाएगा। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ के आ चुके हो। या फिर इनका पेमेंट करा, रीपेमेंट कर दिया, किस चीज का? रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इनका पेमेंट किया तो पैसा जाएगा बच्चों, इनका पेमेंट किया तो पैसा जाने वाला है आपके पास से, तो रीपेमेंट कर दिया आपने। तो हमारे पास इशू हो गया, रीपेमेंट हो गया। अब अगर आपने शेयर इशू करा हुआ है बच्चों, अगर आपने शेयर इशू करा हुआ है तो उस पे डिविडेंड देना भी पड़ेगा। तो डिविडेंड कंपनी कब देती है? जब वो शेयर इशू करती है। तो शेयर से रिलेटेड हो गया, देखो डिविडेंड पेड। डिविडेंड मिलना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। बच्चे ऐਵੇਂ ही कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो डिविडेंड मिलेगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। मैंने शेयर इशू करा हुआ है, डिविडेंड देना है, फाइनेंसिंग का पार्ट है ना। ऐसे ही डिबेंचर इशू करा हुआ है, इंटरेस्ट देना है, इसी का पार्ट है, राइट। अब शेयर कई बार हम इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इसी का पार्ट है। तो देखो डिविडेंड पे करा, पैसा गया, इंटरेस्ट पे करा, पैसा गया, सिक्योरिटी प्रीमियम मिला, पैसा आ गया, है ना बच्चों। तो ये सारी की सारी आइटम्स किसका पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बच्चों हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे बेस्ड है पूरा कैश फ्लो। ठीक है, डन, परफेक्ट। चलो भाई पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे बच्चों, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपकी बुक में बहुत बड़ा फॉर्मेट बना हुआ है, लेकिन मैं बहुत इजी वे में आपको फॉर्मेट समझा दूंगा। और बिल्कुल मत रटना, कुछ भी याद मत करना, पूरा फॉर्मेट समझो। मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, मुझे क्लास 12th में ये बताया गया था कि ये फॉर्मेट है, याद कर लो, इससे क्वेश्चन होगा।
और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, बट मैंने याद करा, रटा, मेरे लिए फॉर्चुनेट था कि मैं जो याद करके गया था वैसा ही क्वेश्चन आ गया और मुझे पूरे नंबर मिल गए। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए हो। और अकाउंट्स कोई रटने की चीज नहीं है, समझ के चलेंगे, एक एक पॉइंट रटना है। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है फॉर्मेट याद करो, तो नहीं, क्यों याद करें? हर चीज इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, लॉजिक से करेंगे। ठीक है, चलो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो बिल्कुल नए पेज पे बनाना बच्चों, बिल्कुल नए पेज पे बनाना। ऐसा लिखना, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। अब बच्चों फॉर्मेट से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। मेरे से बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब सिलेबस जैसे पूरा हो गया है, बीएसटी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, अकाउंट्स का ऑलमोस्ट हो गया, लास्ट के चैप्टर्स चल रहे हैं, तो एडिशनल क्वेश्चंस कहां से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां से कर सकते हैं? तो बच्चों एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है oswal.io। oswal.io पे जाओ, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करो, लॉग इन करो, और बहुत सारे चैप्टर वाइज आप वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, बहुत सारे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पे तो करना नहीं है। तो आप वहां जाके प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करो और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो लगाओ। आपको कोई कहीं पे टेस्ट सीरीज बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही ले सकते हो ना यार, जब फ्री में चीजें हो रही हैं तो कर लो। और उसके साथ साथ आपको जो सैंपल पेपर्स लेने हैं वो भी आप ओसवाल गुरुकुल के ही ले सकते हो, ओसवाल गुरुकुल। ठीक है, सैंपल पेपर्स फॉर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हमारे वाले सब्जेक्ट्स तो यही हैं। तो सैंपल पेपर फॉर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स मेरे पास रखे हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं। ये वाले सैंपल पेपर्स हैं, इनको मैं जीएनजी के क्वेश्चंस बनाने में भी यूज कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, तो यहीं रखे हैं। तो अकाउंटेंसी का इस तरीके का ब्लू कलर का सैंपल पेपर है, हर तरीके का सवाल है। मैं जीएनजी के क्वेश्चंस बना रहा था तो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस, लेटेस्ट 2024 का सैंपल पेपर डला हुआ है इसके अंदर। उसके साथ साथ जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी अभी रिसेंट क्वेश्चंस आए हैं, जो पैटर्न है उसी तरीके के सारे सवाल, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अच्छे सैंपल पेपर्स हैं आपके, काफी प्रैक्टिस हो जाएगी और काफी काम भी आएंगे आपके। ठीक है, तो ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर्स आप लोग ले सकते हो, मार्केट से ले लो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, तो वहां से भी डायरेक्टली तुम्हारे घर ही आ जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट, आ जाओ जी। अब चलते हैं सर, फॉर्मेट कैसे बनेगा कैश फ्लो का। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन से 3 पार्ट है? ए, बी, सी। सबसे पहले क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरा क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले तो ये लिख देना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग में मैंने आपको सिखाया कि 2 ही चीजों से रिलेटेड चीजें आने वाली हैं। वो 2 चीजें कौन है? इन्वेस्टिंग में 2 चीजें कौन सी हैं? याद करो फटाफट से। 2 चीजें बस आपको माइंड में रखनी है। भाई पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो कहां करूंगा? बोला ना, एवरीथिंग इज कॉन्सेप्चुअल। कहां इन्वेस्ट करूंगा? या तो मैं इन्वेस्ट करूंगा फिक्स एसेट्स में, या फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। भैया करंट इन्वेस्टमेंट तो किसका पार्ट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, अभी पढ़ा। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में करूंगा या फिक्स एसेट्स में? तो फिक्स एसेट्स की परचेज यहां पे आ जाएगी, फिक्स एसेट्स की सेल यहां पे आ जाएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की परचेज यहां पे आ जाएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल यहां पे आ जाएगी, है ना। परचेज है तो प्लस, सॉरी, परचेज है तो माइनस पैसा गया, सेल है तो प्लस पैसा आया, परचेज है तो माइनस पैसा गया, सेल है तो प्लस पैसा आया। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पता है ना, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड। उसके साथ साथ
डिविडेंड रिसीव्ड, तो मेनली यही चीजें हैं। ठीक हो गया बच्चों। फाइनेंसिंग में क्या है, जल्दी जल्दी से सोचो। फाइनेंसिंग में था शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज। शेयर कैपिटल में इशू ऑफ शेयर्स, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ शेयर्स। रीपेमेंट में बच्चों चाहे इक्विटी शेयर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, तो इशू करे, पैसा आ गया, पेमेंट करा, पैसा चला गया। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो शेयर पे ही आपको डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड पेड, पैसा चला गया, है ना जी। उसी तरीके से कई बार आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो जाता है, शेयर प्रीमियम पे इशू करे हैं, पैसा आ गया, राइट। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास मेनली इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और डिबेंचर इशू करे तो इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड। तो बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर पैसा आ गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पैसा चला गया, इंटरेस्ट पेड पैसा चला गया, ये फाइनेंसिंग है। देखो, है ना। ये सब नहीं तो याद करना पड़ता है। याद क्यों, दो चीजें बस, फिक्स एसेट से रिलेटेड चीजें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड, नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, यही आइटम्स होती हैं बस, और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, डन। अब आ जाओ बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मैं इसको एनपीबीटी बोलता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। तो सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट आता है। यहां पे नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सब सिखाऊंगा, चिंता मत करो। फिर तुमको बच्चों यहां पे क्या करना है, यहां पे हेडिंग डालना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है। तो इसमें पहला काम ये है, ये सबसे पहला काम है नेट प्रॉफिट निकालना। ठीक है। दूसरा काम है बच्चों हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। उन एडजस्टमेंट्स को बोलते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट। ऐड क्या करना है आपको, ऐड करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, और लेस क्या करना है, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर गेन्स। तो एक्सपेंस लॉस ऐड करने हैं, इनकम गेन माइनस करनी है, नॉन कैश वाली और नॉन ऑपरेटिंग वाली। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें नहीं है, मैं तुमको बताता हूं क्या क्या। देखो नॉन कैश जैसे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है बच्चों। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो कभी कभी होने वाले होते हैं, जो रोज रोज बिजनेस में देखने को नहीं मिलते। नॉन ऑपरेटिंग, सर नॉन ऑपरेटिंग क्या क्या होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है। या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। भाई लोन रोज रोज थोड़ी लेंगे, नॉन ऑपरेटिंग है। एसिड बेच के थोड़ी ना लॉस होगा, या एसिड बेच के रोज थोड़ी ना प्रॉफिट होगा। मेरा काम एसिड को बेचना थोड़ी ना, एसिड तो जीवन में कभी कभी बेच देती है। उसके बाद बच्चों डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रोज रोज थोड़ी ना राइट ऑफ होती है, गुडविल रिटर्न ऑफ। तो मेनली यही आइटम्स होती हैं, मेनली यही आइटम्स होती हैं। एक आधी और जब क्वेश्चन करते करते सामने आएगी तो आ जाएगी, मेनली यही आइटम्स है। ठीक है। अब जो इसमें जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ऐड कर देना, प्रॉफिट इनकम है लेस कर देना, लॉस ऐड कर देना, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा तो ऐड कर देना, और आया तो माइनस कर देना। ठीक है। सर ये अपोजिट क्यों चल रहा है, इसके पीछे भी लॉजिक है, ये भी समझाऊंगा। आज फॉर्मेट करा रहा हूं, 2 क्लासेस लगती हैं मुझे कॉन्सेप्ट कराने में, कल वाली क्लास भी लगेगी अभी, लेकिन आज पहले फॉर्मेट कर लो पूरा अपने पास। ठीक है। ये सब करने के बाद बच्चों गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है।
अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या होगा सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद यहां पे ऐड करना है और लेस करना है। क्या क्या एडजस्ट करना है बच्चों? अब हमें एडजस्ट करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ध्यान रखना करंट लायबिलिटी अगर बढ़ी तो आप भी प्लस कर दोगे, कम हुई तो आप भी माइनस कर दोगे। यानी करंट लायबिलिटी में रिश्ता सीधा सीधा होता है, बढ़ी तो आप भी बढ़ा दो, कम हुई तो आप भी कम कर दो। करंट एसेट में उल्टा, बढ़ा तो माइनस कर देना, कम हुआ तो प्लस कर देना। सर इसके पीछे का लॉजिक वो भी बताऊंगा, आज पहले फॉर्मेट पूरा करो। तो ऐड क्या करना है? अगर करंट लायबिलिटी बढ़ी तो मैं भी ऐड करूंगा, करंट लायबिलिटी कम हुई तो मैं भी लेस करूंगा। करंट एसेट में उल्टा, करंट एसेट अगर कम हुआ तो प्लस करना है, करंट एसेट अगर ज्यादा हो गया तो लेस कर देना है। ठीक है, ये आपको यहां पे करना है। अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये क्या क्या चल रहा है, कैसे करेंगे, ये सब हो जाएगा बच्चों। बस आज पहले फॉर्मेट तैयार कर लो, फिर सब चीज हो जाएगी, चिंता मत करो। यहां पे आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अब इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें से लेस होगा लास्ट इनकम टैक्स। सरकार को टैक्स भी तो देना पड़ेगा, इनकम टैक्स इसमें से माइनस हो जाएगा। अब जो वैल्यू आएगा वो बाहर। ये बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऐसे ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये वैल्यू बाहर। ऐसे ही कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये वैल्यू बाहर। तो मुझे पता चल गया कि ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से टोटल कितना वैल्यू आया, पता चल गया। अब ये टोटल वैल्यू वही है 50,000, क्योंकि शुरू में 1 लाख था, लास्ट में 150 हो गया, तो नेट तो 50,000 ही आया था ना, ये नेट 50,000 ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है बच्चों? इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, जल्दी से लिखो अपने पास। जब बच्चों हम इसमें ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि सपोज ये a प्लस बी प्लस सी 50 आया, इसमें ओपनिंग वाला 1 लाख जोड़ा तो अपने आप क्लोजिंग 1.5 लाख है या नहीं है। तो आपको ये देख के पता चल जाएगा कि आपने ठीक काम किया है या नहीं किया है, समझे? तो ये पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट होता है बच्चों, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा अभी तो मैं तीनों के अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। तीनों के अलग अलग क्वेश्चन की ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकलता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे निकलता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे निकलता है। तो ऑपरेटिंग पे, इन्वेस्टिंग पे, फाइनेंसिंग पे, सब पे क्वेश्चंस करेंगे तो स्ट्रेस होने वाली बात ही नहीं है। अभी मैंने आज आपको कुछ भी समझाया नहीं है, मेनली फॉर्मेट की ही बातें करी हैं। तो अगर आपको आज लगे कि यार थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, वो नॉर्मल सी बात है, होता है शुरू शुरू में। अभी हमने क्वेश्चन थोड़ी ना करें, अभी तो हम सीख रहे हैं इसको। तो इनिशियली मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि जब तक मैं बेसिक्स लिखवा रहा हूं, शुरू के 2-3 क्लासेस, तो कैश फ्लो विल टेक सम टाइम, बट आप करते चलो, है ना, हो जाएगा अच्छे से। चलो सर, ये भी क्लियर हो गया बच्चों। 4 पॉइंटर्स हमने मेनली लिखे हैं, फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर ली, किसमें क्या क्या आता है हमने। इसके बाद ये देखा किस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होता है और क्या होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये देखा। अब कल हम लोग अगली क्लास में बच्चों 5th पॉइंट से शुरू करेंगे। 5वां पॉइंट क्या होगा हमारे पास? 5वां पॉइंट होने वाला है, हेडिंग डाल के छोड़ देना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मैं तुमको कल कराने वाला, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी कल लिखवा दूंगा। फिर क्वेश्चंस परसों से 2-3 दिन क्वेश्चंस में लगेंगे, खत्म चैप्टर। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ते चले जाओ, करते चले जाओ और कैश फ्लो स्टेटमेंट को समाप्त करने वाले हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो। तब तक अच्छे से ये वाली क्लास 2-2 बार देखना, 3 बार देखना, जब तक क्लैरिटी ना आए देखते रहना। कल मिलते हैं, चीजें बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।